अगर किसी से कहा जाए कि गाड़ियों के इंजन में अब कच्चे तेल के बजाय पिछले साल का बचा हुआ गन्ना, मक्का और गोदाम में रखा खराब अनाज जल रहा है, तो शायद ये किसी को मजाक लगेगा। हाँ बिल्कुल, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता ही है। राइट। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से भारत की सड़कों पर यही सच है। हमारे पास आज इस विषय पर रिसर्च नोट्स, गवर्नमेंट डेटा और टेक्निकल आर्टिकल्स का एक लंबा चौड़ा स्टैक है। एकदम लंबा स्टैक है। और इस गहन चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि E20 पेट्रोल, जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया है, वो सिर्फ फ्यूल पंप पर बदला हुआ एक नया स्टिकर नहीं है। सही बात है, ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है। मतलब ये तकनीक, अर्थव्यवस्था और हमारे खेतान का एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सोचिए, 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। लगभग ना के बराबर। एग्जैक्टली। और आज ये सीधा 20% हो चुकी है। और जो ओरिजिनल टारगेट 2030 का था, देश ने उसे पूरे 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। तो चलिए इस डीप डाइव में इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आखिर अचानक से इस प्रोसेस में इतनी तेजी क्यों आई और इस लिक्विड के अंदर आखिर है क्या? तो इस तेजी को समझने के लिए पहले उस ईंधन के कॉकटेल के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। मतलब E20 बेसिकली एक बाईफ्यूल ब्लेंड है। अच्छा, बाईफ्यूल। हाँ, इसका मैथमेटिकल ब्रेकडाउन बहुत ही सटीक है। 80% कन्वेंशनल पेट्रोल और 20% इथेनॉल। और नए नियम के अनुसार इस नए फ्यूल का मिनिमम RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 होना जरूरी है। राइट, 95। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्योर एथेनॉल का अपना RON लगभग 108 होता है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड पेट्रोल से कहीं ज्यादा है। वेट, 108? ये तो काफी हाई है। अगर इस ब्लेंड को हम साधारण भाषा में देखें तो ये इंजन के लिए एक तरह से हाई परफॉर्मेंस एनर्जी ड्रिंक जैसा साउंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एनर्जी ड्रिंक जैसा ही है। जैसे एक थके हुए खिलाड़ी को अचानक से एनर्जी ड्रिंक दे दिया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ऑक्टेन नंबर का एक्चुअल मैकेनिकल काम क्या है? देखिए, उस एनर्जी ड्रिंक वाले एग्जाम्पल को अगर हम मैकेनिक्स और केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो RON या ऑक्टेन नंबर असल में ये बताता है कि ईंधन इंजन के अंदर प्रेशर झेलने में कितना सक्षम है। अच्छा। इंजन के अंदर पिस्टन लगातार ऊपर नीचे होता है और वो ईंधन और हवा के मिक्सचर को बहुत जोर से दबाता है। अब अगर ईंधन का ऑक्टेन कम हो तो पिस्टन के पूरी तरह ऊपर आने से पहले ही दबाव और गर्मी की वजह से ईंधन ब्लास्ट हो जाता है। ओह, अपने आप ब्लास्ट हो जाता है? जी हाँ, और इसे टेक्निकल भाषा में नॉकिंग कहते हैं। ये प्रीमेच्योर ब्लास्ट इंजन के पुर्जों को तेजी से खराब करता है। समझ गया। तो क्योंकि एथेनॉल का ऑक्टेन 108 है, जब इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है तो पूरे कॉकटेल का प्रेशर झेलने का थ्रेशोल्ड नेचुरली बढ़ जाता है। इंजन के अंदर नॉकिंग खत्म हो जाती है और कंबशन एकदम स्मूथ होता है। वाह, मतलब इंजन नेचुरली स्मूथ हो रहा है और पुर्जे भी बच रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सीधा सवाल बनता है। पूछिए। अगर ये इंजन के लिए इतना ही लाभकारी था और एथेनॉल के फायदे साइंस को पहले से पता थे, तो इस पूरे सिस्टम को लागू करने में देश को 10 साल क्यों लग गए? मतलब ऐसा तो नहीं था कि केमिस्ट्री कल ही बदली हो। सही सवाल है। साइंस हमेशा से वही था, लेकिन सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को जमीन पर उतारने का गणित इतना आसान नहीं था। एथेनॉल कोई कच्चा तेल तो है नहीं जो जमीन में ड्रिल करके निकाल लिया जाए। राइट, वो तो खेत से आता है। एकदम। इसे खेतों में उगाना पड़ता है, फर्मेंटेशन टैंक्स में बनाना पड़ता है और फिर डिस्टिल करना पड़ता है। देश भर की गाड़ियों के लिए रोजाना करोड़ों लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पिछले 1 दशक में हजारों नई डिस्टिलरीज लगाई गईं। ओह वाओ, हजारों नई डिस्टिलरीज। हाँ, और इससे भी बड़ी चुनौती थी ट्रांसपोर्ट की। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये हवा से नमी या मॉइस्चर सोख लेता है। अच्छा, मॉइस्चर कैच करता है। बिल्कुल। इसे पुराने पेट्रोल पाइपलाइंस के जरिए नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि वहां ये पानी सोखकर खराब हो जाता। इसलिए एक पूरा नया पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ा, जैसे डेडिकेटेड ट्रक्स, मॉडिफाइड स्टोरेज टैंक्स और डिपोज पर ब्लेंडिंग फैसिलिटीज। एक पूरा नया सिस्टम। हाँ, इस स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ही असल में इतना वक्त लगा है। तो इंजन के स्मूथ होने के पीछे एक पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। और इसी पॉइंट से एक नया एंगल खुलता है, आर्थिक रणनीति का। बिल्कुल। जब 20% फ्यूल जमीन के नीचे से नहीं बल्कि जमीन के ऊपर खेतों से आ रहा है, तो देश के खजाने का गणित भी तो पूरी तरह बदल गया होगा। हमारे रिसर्च नोट्स बताते हैं कि देश को 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है।
ये बचत आत्मनिर्भर भारत रणनीति का सबसे बड़ा पिलर है। अगर हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को देखें, जब भी वेस्ट एशिया या किसी और ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में कोई क्राइसिस आता है तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। सही बात है, हमने देखा है ये कई बार। और इस इंस्टेबिलिटी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं। भारत के लिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सीधा मतलब है कि हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता ठीक उतनी ही कम हो गई है। राइट। जो फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर हम दूसरे देशों को तेल खरीदने के लिए देते थे, वो पैसा अब देश के अंदर ही घूम रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा बफर है हमारे लिए। ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। इंपोर्ट का पैसा बच रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा किसानों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। एकदम सही। जो अनाज पहले बारिश में खराब हो जाता था या जिस सरप्लस शुगर का मार्केट में सही दाम नहीं मिलता था, वो अब वेस्ट होने के बजाय सीधा फ्यूल वैल्यू चेन में एंटर कर रहा है। हाँ, किसान अब सिर्फ अनाज नहीं उगा रहे हैं। वही तो, वो देश के नए एनर्जी प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। पैसे बचाना और किसानों को फायदा पहुंचाना एक मजबूत आर्थिक कदम है, पर क्या सच में ये बदलाव पर्यावरण के लिए एक अच्छी खबर है, या फिर ये सिर्फ बैलेंस शीट को चमकाने का एक तरीका है जिसे अच्छा दिखाने के लिए ग्रीन मोबिलिटी का लेबल दे दिया गया है? मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ, लेकिन अगर डेटा और टेल पाइप इमिशंस का ठीक से विश्लेषण किया जाए तो ये सिर्फ बैलेंस शीट का खेल बिल्कुल नहीं है। अच्छा। पर्यावरण के लिहाज से इसके प्रभाव बहुत ठोस और मापे जा सकने वाले हैं। जब हम इंजन में 20% इथेनॉल जलाते हैं तो टेल पाइप से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एमिशंस में भारी कमी आती है। कितनी कमी? 2 व्हीलर्स में ये कमी लगभग 50% तक देखी गई है और 4 व्हीलर्स में करीब 30% तक का ड्रॉप आया है। 50%? ये तो सीधा आधा हो गया। हाँ, इसका साइंटिफिक कारण ये है कि एथेनॉल के मॉलिक्यूल में नेचुरली ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंजन के अंदर ईंधन को पूरी तरह और साफ ढंग से जलने में मदद करता है, जिससे जहरीला धुआं कम बनता है। यानी टेल पाइप से निकलने वाला धुआं कम जहरीला हो रहा है। पर हमारे सोर्सेज में एक कॉन्सेप्ट बार बार आया है, लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहां लिखा है कि शुगर केन बेस्ड एथेनॉल इन एमिशंस को 65% तक कम कर सकता है। 65% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कैसे काम करता है? देखिए, इस 65% के आंकड़े को समझने के लिए हमें टेल पाइप से हटकर उस पूरे लाइफ साइकिल को देखना होगा। जब कच्चा तेल जमीन से निकलकर जलाया जाता है तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर छुपा हुआ नया कार्बन हवा में डालता है। राइट, नया पोल्यूशन। लेकिन जब हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। इसे समझने के लिए ना मुझे लगता है एक अकाउंटिंग लेजर या बैलेंस शीट की एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, बिल्कुल, बोलिए। जैसे जब खेत में गन्ना या मक्का उगता है तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड उधार लेता है अपना आकार बढ़ाने के लिए। फिर जब वो फसल ईंधन बनकर गाड़ी के इंजन में जलती है तो लगभग वही कार्बन वापस हवा में छूट जाता है, यानी उधार चुका दिया गया। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। नया पोल्यूशन हवा में नहीं जुड़ा, बस पुराना ही साइकिल हो गया। जबकि कच्चा तेल तो हवा के लेदर में हमेशा एक नया कर्जा या डेट जोड़ता ही रहता है। आपके इस अकाउंटिंग लेजर वाले एग्जाम्पल ने नेट जीरो कार्बन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और यही कारण है कि फ्यूचर ग्रीन मोबिलिटी रोड मैप में सरकार E27 यानी 27% ब्लेंडिंग पर विचार कर रही है। 27%? वाह। हाँ, और यहाँ तक कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए डीजल बायोफ्यूल्स लाने पर भी विचार चल रहा है। ये पूरा इकोसिस्टम इसी तरह के लाइफ साइकिल एमिशंस को न्यूट्रलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा उलझ रहा हूँ अब। क्या हुआ? अब तक की चर्चा में ये क्लियर है कि E20 नेचुरली हाई परफॉर्मेंस है। इसका ऑक्टेन रेटिंग बेहतरीन है, देश का पैसा बच रहा है और हवा भी साफ हो रही है। हाँ, सब पॉजिटिव लग रहा है। पर दूसरी तरफ इन रिसर्च नोट्स में एक पैराडॉक्स दिख रहा है। नए इंजन्स तो इसके लिए बने हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मामले में माइलेज 3% से 7% तक गिर रहा है। ये एक वैलिड पॉइंट है। मतलब इंजन के परफॉर्मेंस और ऑक्टेन रेटिंग बढ़ रही है, पर गाड़ी का माइलेज घट रहा है। ये गणित आपस में टकरा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये विरोधाभास या पैराडॉक्स सच में काफी इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब ऑक्टेन रेटिंग और एनर्जी डेंसिटी के अंतर में छुपा है। अच्छा, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, ऑक्टेन सिर्फ ये बताता है कि ईंधन बिना नॉकिंग के कितना प्रेशर झेल सकता है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि उस ईंधन की एक बूंद में कितनी ऊर्जा या पावर स्टोर की गई है। राइट। जैसा कि हमने पहले बात की,
एथेनॉल मॉलिक्यूल में नेचुरली ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो जब ईंधन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अपनी जगह घेर लेता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के लिए कम जगह बचती है और यही बॉन्ड्स असल में जलने पर ऊर्जा देते हैं। ओह, तो मतलब जगह कम पड़ जाती है। बिल्कुल। पेट्रोल पूरी तरह से एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो आसान भाषा में कहें तो एथेनॉल की एक बूंद में पेट्रोल की एक बूंद के मुकाबले कम कंबस्टिबल ऊर्जा होती है। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल एक लो कैलोरी डाइट सैलेड की तरह हो गया। डाइट सैलेड। जैसे अगर कोई नॉर्मल खाने की बजाय डाइट सैलेड खा रहा है तो उसे आम खाने जितनी ही एनर्जी पाने के लिए थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम में सैलेड खाना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एथेनॉल में एनर्जी डेंसिटी कम है, इंजन को उतनी ही पावर पैदा करने के लिए जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त या हाई स्पीड पर थोड़ा ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। इसलिए टैंक उतना ही भरने के बावजूद माइलेज में 3 से 7% की गिरावट आ रही है। ये एनालॉजी एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझा देती है। इंजन को उतना ही काम करने के लिए बेसिकली ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। अब लॉजिक क्लियर हो गया। और माइलेज के अलावा एक और तकनीकी मुद्दा है जिसे आम लोगों को समझना चाहिए, खास करके उन्हें जिनकी गाड़ियां थोड़ी पुरानी हैं। अगर गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद बनी है तो वो जनरली E20 कंप्लायंट है। राइट, नए मॉडल्स सेफ हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियों के रबर, फ्यूल लाइन्स, सील्स और गैस्केट्स इस नए ईंधन के हिसाब से नहीं बने थे। हमने शुरू में बात की थी ना कि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, नमी सोखता है। हाँ, मॉइस्चर कैच करता है। तो नमी और इथेनॉल की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी मिलकर उन पुराने रबर पार्ट्स को तेजी से डिग्रेड या खराब कर सकती है। तो इसका आर्थिक असर तो सीधा आम आदमी की पॉकेट पे पड़ता दिख रहा है। एक तरफ माइलेज कम हो रहा है, जिसका मतलब है फ्यूल का खर्चा बढ़ना, और दूसरी तरफ पुराने रबर पाइप्स और सील्स बदलने का मैकेनिक का अलग से खर्चा। तो क्या पुरानी गाड़ी रखने वालों को एनर्जी सिक्योरिटी की कीमत अकेले चुकानी पड़ेगी? देखिए, चुनौतियां जरूर हैं और माइलेज में थोड़ी कमी आएगी, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। लेकिन इसे लेकर ना पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इथेनॉल रबर को रातों रात नहीं गलाता। अगर पीरियोडिक मेंटेनेंस पर ठीक से ध्यान दिया जाए, समय समय पर फ्यूल लाइंस की इंस्पेक्शन हो और नए मॉडर्न सिंथेटिक रबर होजेस लगवा लिए जाएं, तो इस ईंधन के ट्रांजिशन को बहुत सेफली हैंडल किया जा सकता है। राइट। ये लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें थोड़ा इनिशियल एडजस्टमेंट हर ट्रांजिशन की तरह बस जरूरी होता है। अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो ये क्लियर है कि E20 सिर्फ पंप पर निकलने वाला एक नया लिक्विड नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी, हमारे एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट को आपस में जोड़ने वाली एक बहुत मजबूत और कॉम्प्लेक्स चेन है। बिल्कुल। जिस ऑक्टेन और कंबशन को साधारण इंजन की बात समझा जाता था, वो आज हमारे इंपोर्ट बिल्स और ग्रीन मोबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। पुरानी गाड़ियों के मेंटेनेंस और माइलेज की कुछ चुनौतियां बेशक हैं, पर आने वाले वक्त में देश एक साफ आसमान और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ, पर इन सभी पहलुओं को समझने के बाद एक आखिरी सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर भविष्य में बहस होना तय है। वो क्या? जब देश की गाड़ियां खेतों में उगे अनाज और गन्ने पर चलने लगेंगी और 20% से आगे चलकर 27% इथेनॉल की डिमांड आएगी, तो एग्रीकल्चरल जमीन पर किसका हक पहले होगा? ओह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, क्या आने वाले वक्त में किसान के खेत पर खाना और ईंधन के बीच कोई नया टकराव शुरू होगा? एक तरफ बढ़ती आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी जरूरी है और दूसरी तरफ देश चलाने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। क्या भविष्य में ये दोनों आमने सामने आएंगे